Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th of April 2019. तो 5 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टॉपिक ऑफ कैंसर. तो टॉपिक ऑफ कैंसर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही आपको बताना है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट Tropic of Cancer divides India into 2 equal parts. सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग Tropic of Cancer passes through 6 Indian states. तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत. ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both या none. क्वेश्चन नंबर 2 इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दे हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद. इन सारे स्टेट्स का कॉमन फ्रंटियर या कॉमन बॉर्डर किस कंट्री के साथ है. ऑप्शंस आर ए नेपाल, बी ए चाइना, बी नेपाल, सी भूटान या डी म्यांमार. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर विलियम जोन्स. सर विलियम जोन्स के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही स्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784. सेकंड इज ही ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू अ कोड ऑफ गेंटू लॉ. एंड थर्ड स्टेटमेंट सिंग दैट ही ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश. ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या 1, 2 and 3. These are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now friends who want to get the PDF of PIB as well as the Hindu, they can get it from the links available in the description and comment section below. तो आप PIB और PDF लिंक है कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके PIB भी ले सकते हैं और द हिंदू भी ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. RBI कट्स इंटरेस्ट रेट अगेन, लोअर GDP फोरकास्ट टू 7.2%. देखो RBI ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, तो आपको मैं थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ कि RBI जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है घटाती है उसका क्या लॉजिक होता है. बेसिकली RBI जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो RBI ये सोच के बढ़ाती है कि बाकी के बैंक्स जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ा देंगे. इफ RBI इज इंक्रीजिंग द योर रेपो रेट, देन दैट इज द मीनिंग दैट कि बाकी के जो बैंक्स हैं, जो दूसरे बैंक्स हैं, चाहे आपका स्टेट बैंक है या ICICI है, जो दूसरे इस तरह के बैंक हैं, वो भी अपना लेंडिंग रेट बढ़ा देते हैं. ओके, टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट. और जब वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो लोग लोन कम लेते हैं और पैसा जो रहता है मार्केट में कम जाता है. तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये है RBI का कि मार्केट में पैसा कम जाए, और अगर मार्केट में पैसा कम जाएगा तो जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए. सो RBI इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इन्फ्लेशन. जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन उसको घटाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है. बट अगर RBI इंटरेस्ट रेट घटा रही है, दैट देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. तो अगर RBI रेट कट करती है या RBI डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स दैट कि बाकी के बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट, जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो घटा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो सके. जब ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो ज़्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हमारा जो ग्रोथ है उसको थोड़ा एक स्पर मिलेगा, ग्रोथ को एक थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश मिलेगा. तो बेसिकली RBI जब इंटरेस्ट रेट घटाती है तो ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है. और यहाँ पे हमने देखा कि RBI ने पहले तो GDP का ग्रोथ रेट बोला है कि वो कम होने वाला है, इसलिए जब वो कम होने वाला है इसलिए उसने अपना इंटरेस्ट रेट घटा भी दिया है. कि उसने बोला कि GDP कम होगी इसलिए हम अपना इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं ताकि ग्रोथ में कोई असर ना पड़े और हो सके तो ग्रोथ बढ़ भी जाए. सो दैट इज द थिंग, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस. तो याद रखिएगा जब RBI रेट बढ़ाता है देन बाकी के बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं लेंडिंग के, और लोग लोन कम लेने लगते हैं, पैसा मार्केट में कम पहुंचता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है. बट अगर RBI रेट घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देन दैट मीन्स व्हाट कि बाकी के बैंक से अपने रेट घटा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकेंगे, और जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ग्रोथ को एक नया फॉरवर्ड पुश मिलेगा. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना. तो ये होता है रेपो रेट का क्या लॉजिक है, किस तरीके से जुड़ा रहता है ना. यहाँ पे हमने देखा कि YSRCP के जो चीफ हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कहा है कि जो भी हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देगा हम उसको ही अपना सपोर्ट देंगे. अब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पता है कि 1969 में पहली बार 5th फाइनेंस कमीशन ने बोला था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में. 5th फाइनेंस कमीशन ने कब बोला था? 1969 में बोला था. और याद रखिएगा दिस कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. तो कल को अगर आपसे UPSC बोलता है कि SCS इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेंशन्ड नहीं है. ओके, रेशनल बेसिकली इसका ये होता है कि जो स्टेट्स में थोड़ा हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो फिर उनको स्पेशल कैटेगरी में डाल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर देने की कोशिश की जाती है बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल. ओके, तो पैरामीटर्स देख लेते हैं. पैरामीटर्स बेसिकली क्या है? लो रिसोर्स बेस होना चाहिए, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होनी चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, बैकवर्डनेस होना चाहिए, बॉर्डर स्टेट शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस होने चाहिए. ओके,
सो दीज आर द कैटेगरी, दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ये आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अभी जो स्टेट्स हैं बेसिकली कौन कौन से हैं, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड मिजोरम। तो आप देख रहे हैं कि एक तो हिमालयन स्टेट्स और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है। ओके, तो हिमालयन स्टेट्स प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो ऐसे ही स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। वुमेन एक्टिविस्ट जॉइन हैंड अगेंस्ट द लीकर यूज इन पोल्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली उड़ीसा में एक नारी महासंघ है। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि उड़ीसा में एक ग्रुप बना है वुमेन का जिसका नाम है नारी महासंघ। ओके, वो एक ह्यूमन चेन बना रही है डिमांडिंग अ बैन ऑन लिकर। ओके, तो लिकर के ऊपर वो बैन चाहती है एंड दिस इज व्हाट मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड डू ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से वोटिंग के टाइम में स्पेशली लिकर का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द वोट्स एंड ऑल। तो उड़ीसा में ये वोटिंग सीजन बहुत अच्छा एक स्टार्ट किया गया है। नारी महासंघ नाम याद रखिएगा, नारी महासंघ फ्रॉम उड़ीसा, एंड उसने ही ये ह्यूमन चेन बनाई है। पार्टीज नीड टू फील्ड मोर एंड मोर वुमेन। अब देखो बीजेपी की शाइना एनसी है, उन्होंने प्रेस किया है ममता बनर्जी को और नवीन पटनायक को फॉर शोइंग द वे। बीजेपी की हैं शाइना एनसी, उन्होंने प्रेस किया वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को, क्यों? क्योंकि उन्होंने 33% टिकट जो है वुमेन कैंडिडेट्स को दिए हैं। तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप लिप सर्विस बहुत करते हो, आप बोलते बहुत हो लेकिन आप काम कम करते हो यार, इनको देख के आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आप वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। और ऑब्वियस सी बात है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ना भी चाहिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी वो उनका 50% रिजर्वेशन, उनका 50% कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉलिटिक्स में। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर अस, याद रखेगा। यहाँ पे काजीरंगा के बारे में और बोर्डुआ के बारे में दिया गया है। तो काजीरंगा आप सबको पता है कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, काजीरंगा। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बोर्दुआ का नाम है। ओके, बोर्दुआ असम में है, बोर्दुआ इज़ अ प्लेस इन असम। एंड ये प्लेस क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बर्थ प्लेस है ये श्रीमंत शंकर देव का। तो श्रीमंत शंकर देव का ये बर्थ प्लेस है। 15th सेंचुरी के सेंट रिफॉर्मर थे श्रीमंत शंकर देव, जिनका बर्थ हुआ कहाँ पे? असम के बोर्दुआ में। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। श्रीमंत शंकर देव का असम को वैष्णविज्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा हाथ था इनका, श्रीमंत शंकर देव का। असम को लगभग वैष्णवाइट बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। और श्रीमंत शंकर देव 15th सेंचुरी के सेंट है, बोर्दुआ में इनका जन्म हुआ, बोर्दुआ इज इन असम। ओके, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी अगेंस्ट मेघालय मिनिस्टर। अब इलेक्शन कमीशन के जो ने इंक्वायरी शुरू किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन के लिए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बता देता हूँ आपको। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक तरीके से आपको किस तरीके से आपको रहना है, बिहेव करना है, और आपको किस तरीके से अपने इलेक्टोरल पूरी प्रोसेस को बढ़ाना है उसके ऊपर होता है बेसिकली। ओके, किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, कैसे स्पीचेस देने हैं, कैसे आपको पोलिंग डे में रखना है, पोलिंग बूथ के टाइम पे क्या है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस आर सेट बाय द इलेक्शन कमीशन, उनको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एम क्या है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किस दिन अप्लाई होता है? जिस दिन भी शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है। जब इलेक्शन कमिश्नर शेड्यूल डिक्लेयर करता है, जिन जिन स्टेट्स के लिए शेड्यूल डिक्लेयर करेगा उन स्टेट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लग जाएगी। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन भी शेड्यूल डिक्लेयर होता है। पहली बार कब हुआ था? ये 1971 में 5th इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, एंड देन फ्रॉम देन इट इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एंड इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरी चीज ये कि आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है कि लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लीगली बाइंडिंग हो जाएगा तो फिर जुडिशियल प्रोसेस चलेगी, और अगर जुडिशियल प्रोसेस चलेगी तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो एक इलेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा कभी। इसलिए वो चाहते हैं कि इनको ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जैसे कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, आप इस तरह कोई स्कीम्स का डिक्लेरेशन नहीं करेंगे अगर आप रूलिंग पार्टी में है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन मोदी बायोपिक। तो मोदी के ऊपर एक मूवी बन रही है, आप सबको पता है, जिसमें विवेक ओबरॉय काम करेंगे, और वो मूवी के ऊपर अभी प्ली सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, ऐसा कहना है कि इलेक्शन टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट इन राइट स्पिरिट। तो बिल्कुल सही बात भी, आप किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इलेक्शन के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मूवीज़ आप इस तरह से नहीं निकाल सकते, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। यूएई टॉप ऑनर फॉर मोदी। यूएई ने अवार्ड दिया है जायद, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है यूएई का, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। याद रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ जायद। तो
तो जायद अल नहयान वहाँ के अभी जो प्रेसिडेंट है, ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट है जायद अल नहयान, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है यूएई का, जिसको बोलते हैं दी ऑर्डर ऑफ जायद, ओके, दी ऑर्डर ऑफ जायद बोलते हैं इसको। तो ये याद रखेगा, ये अवार्ड इनको मिला। इसके पहले जो ये अवार्ड जिनको मिला था वो था व्लादिमीर पुतिन को मिल चुका है, और जी जिनपिंग को मिल चुका है, क्वीन एलिजाबेथ को मिल चुका है, और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ को भी मिल चुका है, तो मुशर्रफ को भी दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मिल चुका है। नाम याद रखेगा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का, दी ऑर्डर ऑफ जायद। ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी आपसे कि ऑर्डर ऑफ जायद इनमें से किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, और आंसर विल बी यूएई, दी ऑर्डर ऑफ जायद, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोटेक्ट द डोनर्स। अब देखो, सेंटर ने डिफेंड किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, बिल्कुल डिफेंड करेगी। 95% कंट्रीब्यूशन का पैसा उनको मिल रहा है, जो डोनर्स हैं वो एनोनिमिटी बना के रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप उनको डिफेंड करोगे। अब उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए डोनर्स की आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, ताकि उनका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होने पाए और दूसरे लोग उनको इंटिमिडेट ना कर पाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ देख रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का क्या करना चाहिए, बट इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत स्कीम है। यहाँ पे एनोनिमिटी पर रहती है और ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा कम हो जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी कम नहीं होनी चाहिए, एनोनिमिटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़, इलेक्टोरल बॉन्ड आप सबको पता है कि 1000 इस तरीके से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के अलग अलग डिनोमिनेशंस में आप ले सकते हैं बॉन्ड्स को। 15 दिन तक वैलिड रहेंगे इशू होने के, और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर कोई एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऐसी बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो इंडिया में या सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसको ले सकते हैं। इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पे, ये पे का नाम नहीं कैरी करेंगे, और केवल इंडियन सिटीजन्स या फिर एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया ले सकते हैं। एंड इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड आइदर सिंगल और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। आप सिंगल भी ले सकते हैं और जॉइंटली भी ले सकते हैं, और आपकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाएगा, दैट इज द थिंग। और याद रखिएगा, ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही ले सकती हैं इसका बेनिफिट, और जिन्होंने 1% से ज़्यादा वोट्स गेन किए हो इन द लास्ट लोकसभा या फिर लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। जुडिशरी कांट बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सीजीआई का कहना है कि आप आरटीआई के अंदर कोलिजियम को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आप पूरा जुडिशरी सिस्टम को आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दैट टू मच ट्रांसपेरेंसी में बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। तो टू मच ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव एंड इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो सरप्राइजेस बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो आरबीआई ने किया है, और अपने 25 बेसिस पॉइंट से जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाए हैं उसी के ऊपर था। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि क्यों घटाया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और अपनी ग्रोथ कम होने वाली थी, इसलिए उन्होंने ये भी एक रीज़न था जिस कारण उन्होंने ये चीज़ की है। तो ऑल दिस थिंग्स आर नो, ये इसमें सेम चीज़ डिस्कस करेंगे। मेकिंग डेमोक्रेसी मीनिंगफुल। अब यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली ये है कि इलेक्शंस का क्या मतलब डेमोक्रेसी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑथर का कहना है इलेक्शन डज नॉट मीन डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर जस्ट अ मीन्स टूवर्ड एन एंड कॉल्ड डेमोक्रेसी। इलेक्शंस केवल एक माध्यम है, लेकिन इलेक्शन खुद में डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी तब आती है जब आप हर तरीके के व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, एक फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आज भी विमेन को फ्री एंड फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जो है वो फार ऑफ फ्रॉम द पीपल बन चुका है, नॉट फॉर द पीपल, ओके, इट इज़ फार ऑफ फ्रॉम द पीपल। तो डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस तब होगा जब सारे इंस्टीट्यूशंस फ्रीडम्स के साथ काम कर सकेंगे, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि लीड करती हैं टुवर्ड्स एन एंड, मतलब डेमोक्रेसी इज एन एंड, जिसको अचीव करने के लिए इलेक्शन इज जस्ट अ मीन्स। तो ऑथर का यही कहना है कि इलेक्शंस आर जस्ट अ मीन्स, एंड आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, दूसरा आपको सबको इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तीसरी चीज़ आपको इंस्टीट्यूशनल एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको अच्छे से अच्छा और व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ओके। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द एंड विच इज़ नोन एज द डेमोक्रेसी। और ऑथर ने ये भी कहा है दैट कि आप सबको एक होकर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, ताकि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो सके। डेमोक्रेसी को डीपन करने की ज़रूरत है हमको इंडिया में, और ये सारी चीज़ों ने ऑथर ने डिस्कस की है।
आउटर क्लैरिटी बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि वी नीड टू हैव अ मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। अब देखो आउटर स्पेस में हमने अभी A-SAT छोड़ा था, पहले एंटी सैटेलाइट सिस्टम छोड़ा हमने, PSLV C-45 में हमने फिर MESAT छोड़ा जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को गैदर करेगा। ओके, ये भी सब मिलिटराइजेशन के काम पे ही आएगा। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि वी नीड टू हैव अ क्लियर डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट कि हम क्यों ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमको अपनी डॉक्ट्रिन में क्लियर बोलना चाहिए, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्लियर करना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड वी शुड ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट वी डू नॉट वांट एनी मिलिटराइजेशन ऑफ द आउटर स्पेस। हम मिलिटराइजेशन नहीं चाहते, हम केवल डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हमको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। ओके, और आगे भी यही प्रयास करना चाहिए, हमको लीड करना चाहिए इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ को कि हम वेपनाइजेशन को रोके, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को रोके, आउटर स्पेस को, नहीं तो वहाँ पे भी वही चीज़ सारी शुरू हो जाएगी जो हम यहाँ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आउटर क्लैरिटी मेंटेन करके रखना है और हमको पूरी चीज़ें क्लियर रखनी है। जॉब्स और डूज, बेसिकली जो ये फ्राइडे का आर्टिकल है ये है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना बेटर है या कि जॉब बेटर है। तो पहले देख लेते हैं जॉब क्यों बेटर है। ओके, जॉब्स इसलिए बेटर है कि आर्टिकल में ये कहा गया कि जॉब्स प्रोवाइड, मतलब अगर आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देते हो देन दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड है कि आप उनको जॉब्स प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, वही बेस्ट मेथड है टू रिड्यूस द पॉवर्टी। दिस इज द थिंग। सेकंड थिंग, कैश ट्रांसफर स्कीम्स जो है दे विल नॉट क्रिएट जॉब्स एंड विल मेक पीपल परमानेंटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। कैश ट्रांसफर से जॉब भी क्रिएट नहीं होंगे और लोग परमानेंटली डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर। तीसरा चीज़ जो रीज़न बोला गया है वो ये है कि प्रॉब्लम विद द कैश ट्रांसफर स्कीम इज दैट दे प्री अज्यूम दैट पुअर ऑलवेज रिमेन्स पुअर। तो जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स है उनमें ये सोच के चाहा जाता है कि पुअर जो है, जो गरीब है, वो हमेशा गरीब रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, इन कारणों से आपको जॉब्स प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि आपको कैश ट्रांसफर या डूल्स प्रोवाइड करने चाहिए। सेकंड जो चीज़ हमको डिस्कस करनी है वो है कैश ट्रांसफर के फेवर में। तो कैश ट्रांसफर के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सिंस 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जॉब्स जो आप क्रिएट कर रहे हो वो तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्रिएट कर रहे हो, वो किसी काम का है नहीं, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, कैजुअल वर्कर ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो यही चीज़ ऑथर ने कही है कि जब कैजुअल लेबर ही क्रिएट करना है तो इससे अच्छा कि आप उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ही प्रोवाइड कर दो। ओके, क्योंकि कैजुअल लेबर किसी काम के नहीं होते हैं। सॉरी। अगली चीज, फॉर जॉब क्रिएशन एट हाई लेवल वी नीड टू इंक्रीज मोर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस विल टेक टाइम, सो टिल दैट टाइम वी कैन रिलाई ऑन कैश ट्रांसफर। हमको और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, और ये सारी करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए तब तक के लिए हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनको जॉब्स की जगह आप कैश ट्रांसफर कर दो। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस आर्टिकल एज वेल। BJP's opponents are not anti-nationals. This is what Lal Krishna Advani is saying, कि essence of India is the respect of diversity, and he urges the colleagues to look back and look within. Look back and look within. याद रखिएगा, ये सारी चीज़ उन्होंने बोली है। एंड बीजेपी की जो अपोनेंट है वो एंटी नेशनल नहीं है, इसलिए आप उनको टैग करना बंद करें, टैगिंग करना बंद करें। नमो टीवी अभी भी चल रहा है, इट्स ओनरशिप इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, और नमो टीवी यार इलेक्शन के टाइम में नहीं चलना चाहिए, सारी चीज़ें भी हैं, पर ठीक है वही समय आ गया है, द टाइम इज़ नॉट राइट टू से द राइट थिंग्स। ओके, तो वी कैन मूव अहेड। ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्ट लॉज टू टैकल वायलेंट ऑनलाइन कंटेंट। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा नए नए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं टू टैकल द वायलेंट ऑनलाइन कंटेंट। अब देखो, उन्होंने पहली चीज़ तो है कि जो वेब होस्टिंग कंपनीज है उन पे 10% का जुर्माना लगेगा उनके ग्लोबल टर्नओवर का, अगर वो जल्दी से रिमूव नहीं करते हैं वायलेंट कंटेंट को। इफ़ द वायलेंट कंटेंट इज नॉट रिमूव्ड एक्सपीडियसली देन दे विल बी चार्ज्ड विद 10% ऑफ देयर एनुअल ग्लोबल टर्नओवर फाइन, या फिर उनके एग्जीक्यूटिव्स को इम्प्रिजन भी किया जा सकता है। द एग्जीक्यूटिव्स can be imprisoned as well under the new laws, जो नए laws हैं, new laws, it is now an offense in Australia for companies such as Facebook, Alphabet, Google, जो कि YouTube, ये सब चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंटेंट आता है जो कि वायलेंट वीडियो है या फोटोग्राफ है, वो शोइंग मर्डर, टॉर्चर, रेप या ये सारी चीज़ें, अगर उनको विदाउट डिले डिलीट नहीं करते वो, तो इन कंपनीज के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन वो एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कहा जा रहा है। ओके, लिंकिंग स्मॉल लोन्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स आफ्टर फर्दर टॉक्स। अभी अब बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो हमारा स्मॉल लोन्स है, लोन्स के इंटरेस्ट रेट है, उनको हम एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करेंगे, लेकिन
आगे थोड़ा बातचीत करने के बाद। अब देखो बेसिकली अभी जो एट प्रेजेंट क्या प्रोसेस है, एट प्रेजेंट जो लेंडिंग रेट है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब ये क्या लेंडिंग रेट क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट क्या है, तो बेसिकली ये वो मिनिमम लेंडिंग रेट है, ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट इन सम केसेस अलाउड बाय द आरबीआई। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR की बात मैं कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट की बात कर रहा हूं कि MCLR रेट। तो वो रेट कौन सा रेट है, बेसिकली वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे बैंक्स लेंड नहीं कर सकते, और ये जो बेस्ड होता है ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पे बेस्ड होता है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है एक नॉवेल कंसेप्ट है जो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इंक्लूड करता है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को इंक्लूड करता है। मतलब कि 92% जो वेटेज है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को है और 8% जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ के ऊपर है। ओके, तो ये है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके नीचे बैंक्स लेंड नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर सम केसेस अलाउड बाय द आरबीआई। अब बेसिकली बोला यह जा रहा है कि उसको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करेंगे, मतलब कि जो रेपो रेट है उससे डायरेक्टली लिंक कर देंगे ताकि जो ट्रांसमिशन है वो बेटर हो। जैसे कि मैंने आपको पहले पेज में बताया था कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो चाहता है कि बाकी के बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, और अगर आरबीआई घटाता है तो वो चाहता है कि बाकी के बैंक से अपना इंटरेस्ट रेट घटा दें, बट ऐसा हो नहीं पाता। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की वो प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं है। वो क्यों प्रॉपर नहीं, क्योंकि जो बैंक्स के लेंडिंग रेट है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं रेपो रेट से या इन सब चीज़ों से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत हिस्सा है लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो वही है कि अब आरबीआई ये चाहता है कि डायरेक्टली अटैच करके, ताकि जैसे ही वो बढ़ाएं तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और जैसे वो घटाएं तो बैंक्स के रेट ऑटोमेटिकली घट जाए। तो उनके ऊपर ना रहे, उनके विम्स एंड फैंसेस में ना रहे, बल्कि ऑटोमेटिकली हो जाए और जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर हो जाए। तो बेसिकली यही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि इसको कर दिया जाए। ओके, पीएमआई इंडेक्स एट 6 मंथ लो। तो पीएमआई आपको पता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, कल मैंने बताया था निक्की ग्रुप निकालता है, निक्की इंडिया सर्विसेज निकालता है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर का मतलब होता है एक्सपेंशन, और अगर 50 से नीचे का स्कोर है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब घट रहा है। अब सेबी पैनल ने कहा है कि कमोडिटीज़ के लिए ज़्यादा प्लेयर्स लाने की जरूरत है। कमोडिटीज़ क्या होती है, बेसिकली आपको बता देता हूँ। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वहाँ पे ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप कमोडिटीज़ में डील करते हो, मतलब कि जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, गोल्ड हो गया, बुलियन गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सारी चीज़ें में जब हम डील करते हैं तो वो कमोडिटी एक्सचेंज कहलाता है, कमोडिटी एक्सचेंज। अब सेबी का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स लाने की ज़रूरत है, मतलब कि आपको और ज़्यादा एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज़ को लाने की ज़रूरत है, जैसे कि सपोज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाने की ज़रूरत है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, इन सब को कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ओके, तो याद रखिएगा सेबी के बारे में आपको पता ही है कि सेबी कब बना था, रेगुलेटर है मार्केट्स में, और सेबी एक्ट 1992 से आया था, हेडक्वार्टर जो है उसका मुंबई में है, एंड 1988 में बना था सेबी, लेकिन 1992 में ही वो जाके स्टैट्यूटरी बना। ओके, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, ऑयल, गैस, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ये तो हो जाते हैं, ये कमोडिटी होते हैं, ये भी याद रखना। ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन से कमोडिटीज़ हैं, कौन से कमोडिटीज़ नहीं है। आगे मूव करते हैं, आपको लास्ट पेज में आते हैं। टाइम टू पुश फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम से साइंटिस्ट। अभी बेसिकली एक कमीशन की रिपोर्ट है जिसको हम ईट लैंडसेट कमीशन बोलते हैं, मतलब ईट और लैंडसेट ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। ईट बेसिकली क्या है, एक साइंस बेस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि ईट क्या है, तो इट इज़ अ साइंस बेस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड जर्नल तो आपको पता ही है, लैंडसेट जो है वो मेडिकल जर्नल है, एंड ईट क्या है, साइंस बेस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। और एक गेन अलायंस के बारे में बताता हूँ, ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। गेन का मतलब है ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। कोई आपसे पूछे गेन क्या है, इट्स अ ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, और एक ग्लोबल इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2012। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में इसको लॉन्च किया था। ओके, तो अब बेसिकली इस न्यूज़ में ये बोला गया है कि हमको हेल्दी सिस्टम की तरफ मूव करने की जरूरत है और एक साइंटिफिक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम सस्टेनेबल फूड हैबिट्स को इंक्लूड करें। ओके, सस्टेनेबल फूड्स ही खाएं। तो अब खान पान की को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इंडोनेशिया के बारे में है, इंडोनेशिया आइज आइलैंड क्लोजर टू हेल्प वाइल्ड लाइफ। अब इंडोनेशिया अपने आइलैंड को टेम्पोरेरली शट डाउन कर सकता है फॉर कोमोडो ड्रैगन्स। तो कोमोडो ड्रैगन्स जो है बेसिकली ये वहां पे रहते हैं इंडोनेशिया में। कोई आपसे पूछे कि कोमोडो ड्रैगन्स कहाँ रहते हैं, तो दे आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड दे आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिजर्ड्स। ओके, तो वर्ल्ड की बिगेस्ट लिजर्ड भी कोमोडो ड्रैगन्स ही हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एक और लास्ट चीज बच गई यार, बता देता हूँ। CII रिकॉग्नाइजेज एग्जाम्पलरी वुमेन। CII जो है एक अवार्ड देता है बेसिकली जिसका नाम है वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड्स कौन प्रोवाइड करता है, तो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इनको बोलते हैं, ये रिलीज करता है ये अवार्ड जिसका नाम है वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड्स। एंड ये अवार्ड दिए जाते हैं वुमेन को। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। भीमाव्या चलवाड़ी एजुकेशन सेक्टर में, वनला रुत्ती हेल्थ सेक्टर में और नीलिमा तिग्गा इनको माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिला है। बट याद रखिएगा कि वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड कौन देता है, तो CII या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये अवार्ड देती है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।